बात कर लें कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कहीं ना कहीं 11th क्लास में हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको थोड़ा थोड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। जब हम डिमांड की बात करते थे तो हम एक कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करते थे कि हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट इन केस ऑफ चेंज इन प्राइसेस। कि प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में क्या चेंज होगा। तो हम एक कंज्यूमर, एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड के पैटर्न को स्टडी कर रहे थे, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, बिकॉज वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। अब क्लास 12 में माइक्रो नहीं है, क्या है, मैक्रो। तो एग्रीगेट डिमांड इज अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो डिमांड है वो इंडिविजुअली डिमांड, वो कंपोनेंट है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि वहां पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, यहां हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी नहीं करेंगे, यहां हम करेंगे नेशन एज होल, पूरे कंट्री की एग्रीगेट डिमांड की बात होने वाली है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होने वाली, इसलिए इसका नाम एग्रीगेट है। ठीक है। नंबर 2, इसी तरह जब हम बात करते थे सप्लाई की, तो हम बात करते थे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई की, कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या चाहता है। प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है कि वो चाहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो वैसे वैसे मैं सप्लाई ज्यादा करूं, बिकॉज प्राइस इंक्रीज होने पर मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए मैं उस टाइम ही सप्लाई बढ़ाऊंगा जब मेरा प्राइस हाइक जाएगा। लेकिन यहां पर अगेन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी नहीं है। आप अपनी सप्लाई को प्लान करते हो या कंज्यूमर की जो डिमांड हो सकती है उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हो। मतलब पहले कंज्यूमर मांगता है फिर आप प्रोड्यूस करते हो, या पहले ही प्रोड्यूशन करना स्टार्ट कर देते हो, पहले ही करते हो या बाद में करते हो, पहले करते हो। मतलब प्लान होती है सप्लाई। अब ये जब प्लानिंग होती है तो कैसे होती है, मान लीजिए आप एक एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, कॉलोनी में एक छोटा सा सेक्टर है जिसमें आपको अधिकतर मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग मिलेंगे, रिच सेक्शन नहीं है उस सोसाइटी, उस कॉलोनी में। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कॉलोनी में एक शॉप ओपन कर रहे हैं, मान लो जर्नल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस शॉप में आप किस तरह का सामान रखोगे। इस शॉप में आप ऐसा सामान तो नहीं रखोगे जो हाई लेवल रिच क्लास सेक्शन जो है वो डिमांड करता है। अब अधिकतर कौन सा सामान रखोगे, जो कि मिडिल क्लास, या इसका मतलब आप अपनी सप्लाई को प्लान करते हो किसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। और डिमांड इफेक्ट करती है किससे, कंज्यूमर की इनकम के लेवल से। इसका मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई इनकम लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। हमारी बात की नहीं। इसलिए इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी जहां डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल हो जाएं तो वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और इससे अच्छी बात कभी नहीं हो सकती कि आप जितना डिमांड करें उतनी ही सप्लाई, और जितनी सप्लाई हो उतनी डिमांड आ जाए। अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो गया सपोज किसी इकोनॉमी में, तो वो इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। अब आज जितनी भी हमारी कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जितनी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, अच्छा प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को हम उस कंट्री का जीडीपी कहते हैं। जीडी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि साहब ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसी को हम जीडीपी कहते हैं।
अच्छा, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज, दिमाग लगाओ, ये गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन होगा, अल्टीमेटली यही जाकर आगे क्या होंगी, सप्लाई होगी। अब ये जो सप्लाई होंगी ये किसके हिसाब से होगी, अभी मैंने आपको बताया, लोगों की इनकम के हिसाब से। इसका मतलब जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो जीडीपी का एस्टिमेशन लगाती है कि आने वाले समय में इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, और उसी के हिसाब से प्रोड्यूसर जो है अपनी सप्लाई को प्लान करते हैं। अब एक इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि अगर उसकी सप्लाई के बराबर ही मार्केट में क्या आ जाए, डिमांड, तो वो इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम होगा, और अगर ऐसा ना हो, जो कि 99.9% पॉसिबल है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई हो, जितनी सप्लाई हो उतनी डिमांड हो, नॉट पॉसिबल। तो अब इस केस में अब यही देख लो, अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो इस क्लासरूम में मैंने जितनी टेबल या बेंचें लगा रखी हैं, तो मैं एक अप्रोक्स आइडिया लेता हूं कि मैं इस क्लास की सिटिंग कैपेसिटी मानता हूं 40 है। तो मुझे बताओ, मैंने पहले प्लान किया होगा ना कितने मुझे एक बच्चे एक सेक्शन में एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स बिठाने हैं, तो मैंने प्लान किया कितना, 40। अब अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हो जाते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है कि नहीं है? क्यों क्यों है बेस्ट? सोचो कि मेरा जो रिसोर्स है वो पूरा क्या हो रहा है, यूटिलाइज। नॉट इवन दैट फर्नीचर, दैट ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो, दैट कैपिटल ऑल्सो, दोज इक्विपमेंट्स ऑल्सो। मैंने सब कुछ प्लान वो 40 के हिसाब से किया है, लेकिन अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे नहीं आ रहे, 30 बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या मैं पूरा अपने रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूं क्या? नहीं, आई हैव वैकेंट कैपेसिटी। तो ये इकोनॉमी के लिए बेस्ट सिचुएशन होगी क्या? नहीं होगी। इसके बाद बंदा क्या करेगा, इसके बाद बंदा ये करेगा कि वो अपने रिसोर्सेस को अनएम्प्लॉयड करेगा। रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड करने का मतलब क्या है कि जो जो मैंने लगा रखा है उसमें से मुझे जितने की जरूरत नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। अगर मैं रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड करूंगा तो ये मेरी इकोनॉमी के लिए खराब सिचुएशन है। इससे कहीं ना कहीं कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जाता है, फैलता है, और यही इकोनॉमी की वर्स्ट सिचुएशन है। इसलिए हर इकोनॉमी ये चाहती है कि जितनी उसकी एग्रीगेट सप्लाई है, डिमांड भी उतनी ही हो। इसलिए इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डाला गया है ताकि आपके अंदर ये समझ आ सके कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रही तो इकोनॉमी पर क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, उसके असर क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे। और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस केस में उसके क्या इंप्लीकेशंस, ठीक है। सो बेस्ट सिचुएशन बताई मैंने आपको भी, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की कैपेसिटी है, प्लांट है मेरे पास, फैक्ट्री में प्लांट में कोई भी चीज प्रोड्यूस करता हूं, उस प्लांट की कैपेसिटी है कि मैं साल भर में इस प्लांट से 1 लाख पीस बना देता हूं। मान लो मेरा प्लांट कूलर का ही है, मैं कूलर बनाता हूं और साल भर में मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं यूज कर लूं, मैं 1 लाख पीस बना सकता हूं। अब अगर मार्केट में डिमांड 1 लाख की आ जाए मेरी, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। इसी को मैं क्या कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम, कि मैं अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, जैसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इससे कम की डिमांड आई, तो मेरे पास बहुत सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मेरे पास, आप कह सकते हो कि सर अनडिजायर्ड स्टॉक बचेगा आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक?
भाई एक तो होता है डिजायर्ड स्टॉक, एक होता है अनडिजायर्ड स्टॉक। तो डिजायर्ड का मतलब तो क्या होता है कि मैंने अपनी इच्छा से माल भर रखा है मेरी शॉप में, मेरी प्रीमाइसेस में, क्यों मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिमांड आएगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपने यहां पर क्या कर रखा है, स्टॉक कर रखा है। और एक होती है अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड स्टॉक का मतलब सर मैं चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है इसलिए मेरे पास माल बचा पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, उस अनडिजायर्ड स्टॉक को निकालने के लिए कहीं ना कहीं अपनी प्राइजेस को कम करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा वहां। लॉस ऑफ प्रॉफिट मींस व्हाट, कि जो प्रॉफिट मैं कमा सकता था अब वो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे कम प्राइस पर बेचकर मेरे रिसोर्सेस को अनएम्प्लॉयड कर कर, हो सकता है मेरे यहां 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से मुझे लग रहा है नहीं यार अब 10 की जरूरत नहीं है, 8 की जरूरत है, तो उन लोगों को मैं अनएम्प्लॉयड कर दूं। जब मैं उन लोगों को अनएम्प्लॉयड करूंगा, सोचो तो उन लोगों की इनकम घट जाएगी, घटेगी नहीं घटेगी? जब उनकी इनकम घटेगी तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी अल्टीमेटली बाद में मेरी सप्लाई मुझे और क्या करनी पड़ेगी। तो हम कहां फंस गए, लो जीडीपी ट्रैप में फंस गए हम लोग। मतलब हमारा जीडीपी बढ़ेगा नहीं अब कभी भी, क्या होता जाएगा, कम होता। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये चीजें सिखाने के लिए ये चैप्टर बना है कि बच्चे को समझ में आया कि इकोनॉमी क्या है। आज हम कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो हम किस बेस पर कह रहे हैं बात, हम इस बेस पर कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो जीडीपी है, अभी मैं कल एक न्यूज देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इस टाइम पर पर्टिकुलरली, वो ग्रोथ बढ़ी तो नहीं है, ग्रोथ रेट हमारी ऑलमोस्ट 6-6.5% चलती है, ये क्रॉस तो नहीं हुई, लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया उनमें टॉप पर है। मतलब जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बनी है, मैं अमेरिका को छोड़ दूं अगर एक बार, तो इंडिया उन बाकी कंट्रीज में टॉप पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इंडिया कई प्रोडक्ट्स बाहर से भी मैन्युफैक्चर करवा के मेड इन इंडिया का टैग लगा के बेच रहा है। मतलब माल बन रहा है चाइना में, लेकिन नाम क्या होगा, मेक इन इंडिया। और इससे अल्टीमेटली कंट्री के जीडीपी में इंक्रीज आए। अच्छा, बाकी कंट्रीज ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों है, क्यों हमारे ऊपर या हमारे ऊपर ही काम दे रहे हैं या हमारे शर्तों को मान रहे हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं? सोचो, क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो सर आज से 10 साल या 20 साल पहले क्यों नहीं था इंडिया मार्केट? क्योंकि उस समय लोगों की जो इनकम लेवल थी वो बहुत कम थी, और आज लोगों की जो इनकम लेवल है वो बढ़ गई है। अब जब इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ता है तो दो चीजें बढ़ती है। क्या? इनकम बढ़ने से लोगों की डिमांड इंक्रीज होती है, ये बात तय है। मतलब आप कह सकते हो लोगों के एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं पूरे चैप्टर को ना दो पार्ट्स में बांट देता हूं, एक तरफ इनकम है, एक तरफ एक्सपेंडिचर है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये इकोनॉमी की अजम्पशन है। आप बोलो सर मैं तो जिद्दी आदमी हूं, मैं तो मेरी इनकम जितनी बढ़ी ना उसके बाद भी वही खाता हूं जो पहले खाता था। तो इकोनॉमी जो स्टडी हम करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो रैशनल कंज्यूमर को लेके करते हैं। ऐसे चुट्टू मुट्टू को हम लोग साइड कर देते, बिकॉज उनका बिहेवियर इकोनॉमी के स्टडी का बिहेवियर की तरह है ही नहीं। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐसी पॉपुलेशन की जो कि
80% 90% सेम वे में बिहेव करेगी। 10% एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उसको हम कभी भी स्टडी नहीं करते या स्टडी का पार्ट नहीं बनाते। तो हमारी अजम्पशन क्या है कि इनकम बढ़ने पर क्या बढ़ेगा। अब जो पुराने स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, जरा मुझे आप बता दें, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में। एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट होते हैं। वेरी गुड ना ना, एक तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है कौन सा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिन लोगों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इकोनॉमिक्स में एक्सपेंडिचर का मतलब दो ही खर्चे हैं, आइदर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे या आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करोगे। दैट मींस इफ यू आर अर्निंग सपोज 100 रुपीज, 100 रुपए कमा रहे हो आप, तो 100 में से आप 80 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सर अपने खाने पीने पर, अपने नॉर्मल खर्चों पर, अपनी लाइफ आगे चलाने के लिए जो लग्जरियस चीजें हैं वो भी खरीद रहे हैं हम, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? जो 20 रुपीज आपने सेव करे, उसको मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दो। तो 100 रुपए इकोनॉमी से आए और 100 रुपए वापस आपने इकोनॉमी को दे दी, इससे बेस्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पैसा पैसे को बनाता है, आपका खर्चा किसी और की इनकम है। आपका इन्वेस्टमेंट भी, जब आप किसी को पैसा दोगे तो वो लेकर जेब में घूमेगा नहीं, वो उस पैसे से फिर पैसा बनाएगा। और यही इकोनॉमी की क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ वहां रुक जाती है जहां ये पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर मैं सेविंग करके रख लूं और मैं इसको आगे इन्वेस्ट ना करूं तो ये मेरे लिए ब्लॉकेज ऑफ मनी है। अमेरिका, चाइना हमसे क्यों आगे हैं? वो इसलिए आगे हैं क्योंकि वहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता है। वहां लोग अपने जेब में पैसा नहीं रखते, वो 100 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए उड़ाएंगे, 20 रुपए बचाएंगे। तो 20 रुपए जो बचाएंगे वो डेफिनेटली उसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करें। चाहे गोल्ड में करें, चाहे लैंड बिल्डिंग में करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करें, शेयर्स में करें, बहुत सारी चीजें, एफडी करा दो, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा पैसा वापस कहां चला गया, इकोनॉमी में। और यही यही अगर मैं हिसाब लगाऊं यहां से, आप देखो, तो मैं इसी चीज को ना बार बार कह रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। और यही ना ये पूरा चैप्टर यही सिखाता, मैं आपको बता दूं, ये जो इनकम है इसी को इस चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई कहा गया है, और ये जो एक्सपेंडिचर है इसी को इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड कहा गया। सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड, you can say technically in this chapter that y is equals to c plus I. Now y is the sign of what? Y is the sign of income. और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो इतना बड़ा लेक्चर अभी आपको दे रहा था, ये मैं यहां पर एक चीज समझा रहा था कि एक कॉलोनी में एक शॉप खुली और उसके यहां पर ऐसे लोग रहते हैं, तो उसकी इनकम लेवल के हिसाब से ये बंदा क्या करता है, अपनी सप्लाई को डिसाइड करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इनकम सप्लाई के बराबर है। इसलिए मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कि आप, ये जो इनकम है इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और ये इनकम कुछ और नहीं है, ये कंट्री की या किसी एक पर्सन की इनकम नहीं है, ये है नेशनल इनकम। कौन सी इनकम?
नेशनल चैप्टर है ना हमारे यहाँ पर, लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, आपने नेशनल इनकम पढ़ा था हमने। तो नेशनल इनकम को ही यहां पर वाई कहा गया है, उसी को यहां पर एग्रीगेट सप्लाई कहा। तो जब मैं अपनी कंट्री की सप्लाई को डिसाइड करूंगा तो मैं अपनी कंट्री की क्या देखूंगा, नेशनल इनकम। मैं उतने रुपए के बराबर के गुड्स एंड सर्विसेज क्या करूंगा, प्लान करूंगा प्रोडक्शन। और अगर उतने रुपए के बराबर की इनकम आ जाती है तो भैया ये डेफिनेटली मान के चलिए कि इक्विलिब्रियम का केस है। क्लियर है? अब इसी चैप्टर में इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं। मतलब आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने होंगे, ध्यान रख लो, एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस आई। तो सर हमेशा y इज इक्वल टू c प्लस आई होगा? हाँ होगा, जब जब हम बात करेंगे किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि जहां पर y मतलब एस एडी के बराबर होगा, और एडी का मतलब क्या बताया मैंने आपको यहां पर, c प्लस आई। दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा कुछ आप भी करते, बता दो मेरे को, करते हो तो। हम लोग बैठे हैं यहां पर, हम भी तो इकोनॉमी का पार्ट है, तो हम कोई तीसरा खर्चा करते हैं क्या, बता दो करते हैं तो। आप कोई सा भी अपना एक्सपेंडिचर उठा लो, तो या तो तुम उसको कैटेगराइज करोगे कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट में। सर मैंने सोना खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर मैंने घर खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर मैंने गाड़ी खरीद ली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट नहीं है गाड़ी खरीदना। क्यों? ना 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 ना, डेप्रिशिएट होती है इसलिए नहीं। अरे बेसिक्स भूल गए क्या, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने। हाँ, इट्स डिपेंड हु इज द फाइनल यूजर। इफ द फाइनल यूजर इज अ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के लिए कार खरीदना, एसी खरीदना, ये सब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसी को कहा जाता है जिससे आप आगे और पैसा बनाओगे। जबकि हाउस होल्ड कार खरीद के पैसा नहीं बनाता, 20 बच्चों घुमाता है और 15 साल बाद कार एक्सपायर हो जाती है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसी खरीद लिया, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन। लेकिन वही अगर ये एक्सपेंडिचर ओला उबर कर रहा है या कोई और कंपनी कर रही है, वो कार खरीद रही है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में कवर। इनसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनको पढ़ाया ना, तो आपको नहीं पढ़ा, डोंट वरी, बट थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और वो इसलिए क्लियर कर रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी इकोनॉमिक्स को वहां से लेकर यहां तक समेट लेता है, बोले वाले। और ये बात मैंने इनको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तब भी बता दिया था कि बेटा ये एग्रीगेट डिमांड आगे भी आएगा, और इसलिए सी प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर कर रखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, तो मैं आज कुछ लिखवाऊंगा नहीं। हम सिर्फ फर्स्ट डे चैप्टर को का इंट्रो लेके चलते हैं कि चैप्टर क्या है। तो अब तक आपने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम के लिए ये होना चाहिए सर। तो अब हमें समझना ये जरूरी है यहां पर कि थोड़ा सा डिटेलिंग हम सी की कर लें और थोड़ी सी डिटेलिंग हम आई की कर लें। ना व्हाट इज सी, सी को क्या कहा था हमने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा इसका बिहेवियर बताइए। अगर मैं इसके बिहेवियर की बात करूं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, मैं अगर इसका रिलेशन समझूं विथ इनकम वाई, तो हम कहते हैं कि सर वाई अगर बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। एग्री करते हैं कि इस बात से?
चलो ये बताओ, जितना y बढ़ेगा उतना ही c बढ़ेगा क्या? अगर मेरी इनकम सपोज 100 रुपए बढ़ी तो मैं 100 रुपए अपना खर्चा बढ़ा दूंगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये भी ह्यूमन नेचर है और इकोनॉमिक्स ह्यूमन नेचर की स्टडी है। कुछ पार्ट तो हम लोग क्या करेंगे, सेव करें। पहले सेव, पहले इन्वेस्ट नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, मतलब खाने को है नहीं घर में और पहले बोला इन्वेस्ट करेंगे, अरे पहले सेव करोगे। पहली स्टेज क्या है, सेविंग्स। तो पहले हम सेव करें, ठीक है। इसका मतलब ये बात तय है कि हम जितने रुपए हमारी इनकम बढ़ेगी उतना हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, सर इनकम नहीं है, मैं कुछ नहीं कमाता अभी, लेकिन क्या तब भी मेरा कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या नहीं? सर मैं कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा अगर मेरी कोई इनकम नहीं हुई तो। बताइए, थोड़ा सा तो होगा। क्यों होगा थोड़ा सा? सब मर जाएंगे नहीं तो हम, ठीक है ना नंदिनी? बिल्कुल, सर्वाइवल के लिए कुछ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं यहां पर मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस वर्ड का मतलब होता है विच इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम, कि इनकम होगी तो मैं खर्चा करूंगा। इंडिपेंडेंट है, करना ही पड़ेगा, यू कांट अवॉइड दोज एक्सपेंडिचर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कहां से करेंगे? ऐसा तो है नहीं, इनकम तो है नहीं, कहां से करेंगे? या तो अपनी सेविंग से करोगे कोई पुरानी हो तो, या फिर अब आप बोलोगे सर सेविंग भी पुरानी कहां से होगी, जब कमाया ही नहीं आज तक तो सेविंग कहां से होगी? तो सोचने वाली बात ये भी होती है, तो पैदा कैसे हो गया? ठीक है। दूसरी बात, अगर सेविंग्स नहीं है तो किसी से लोन लेकर करो, उधार ले लोगे, कर्जा ले लोगे, लेकिन जियोगे तो सही। अब आप बोलोगे सर जो मांग कर लेते हैं उसका क्या? तो मैंने अगेन कहा था 90% की स्टडी है, 10% की study। if y is equals to 0, there should be some minimum consumption expenditure। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, एक बात और बताई मैंने आपको, एंटायर इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सम पार्ट इज सेव्ड ऑल्सो। कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, अच्छा आज इंडिया की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ गई है। इसके दो कारण, पहला, एक तो लोगों की इनकम बढ़ गई, दूसरा लोगों का जो नजरिया है वो बदल गया। अब लोग सेविंग्स पर कम फोकस करते हैं, वो आज जीने में ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब लोगों ने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस नाम पर भी बढ़ा लिए हैं कि कल का क्या भरोसा। फिर उनके दिमाग में बार बार वो अहमदाबाद वाला क्रैश दिमाग में आ जाता है, क्यों माई? उसके बाद लोगों की अप्रोच और बदल गई है। माई तो बोल ही रही थी, बोला इतनी मेहनत क्यों करनी सर जब एक दिन ऐसे जाना है। क्यों माई? अब फ्लाइट में भी नहीं घूमेगी अभी तो, फिर पैसा कमा के फ्लाइट में ना घूमा तो फिर पैसा क्यों कमाए? है ना, मन में क्वेश्चन होंगे ऐसे। तो लाइफ अनसर्टेन है, इसलिए जी लो आज ही।
बस ये मान लो कि ये जो पढ़ाई है ये भी इस जीने का ही एक पार्ट, मतलब जीना है, अच्छे से जीना है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। चलो, तो आपको कंजम्पशन के बारे में 3 बातें समझ में आई। पहला कि सर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरा कि सर इनकम चाहे ना भी हो तो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ तो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तीसरा ये आपने पढ़ा कि सारी इनकम सर खर्च नहीं की जाती, जो भी इंक्रीज हुआ है उसका कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अब यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं, कितना करेंगे सर ये बताओ, कितना सेव करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो हम यहां पर एक अगेन अजम्पशन लेते हैं कि जो पार्ट हम कंज्यूम कर लेंगे ना उसे एक नाम दिया जाता है यहां पर, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीसी? The proportion of income which you spend on your consumption expenditure is called MPC। शुद्ध भाषा में बोलूं तो खर्च करने की आदत को एमपीसी समझ लो। आप अपनी इनकम का जितना पार्ट एक्सपेंड कर देते हो, स्पेंड कर देते हो कंजम्पशन पर, उसे एमपीसी कहा जाता है। तो सर सपोज मेरी इनकम का 80% पार्ट मैं क्या कर देता हूं, खर्च कर देता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एमपीसी। क्या कहलाएगा, एमपीसी। एमपीसी क्लियर है? तो मेरी इनकम अगर 100 रुपए बढ़ी तो बताओ मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 80 रुपए। अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 रुपए। 10,000 बढ़ी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8,000। अकॉर्डिंगली इस तरह से यही पैटर्न एमपीसी कहलाता है। अगेन एमपीसी एक इकोनॉमी की क्या है, अजम्पशन है, और हर इकोनॉमी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा एमपीसी क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, सभी लोग अब तक की स्टडी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो मेरी इनकम है 2000, ठीक है, मेरा एमपीसी जो है वो है 0.75। 0.75 ये क्या बता दो सर, 0.75 मतलब 75%। परसेंटेज को सॉल्व करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0.75। उससे कंफ्यूज नहीं होना, 0.75 मतलब 75%। ये क्या है सर, सी बार, ये है साइन ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी क्या बताया था मैंने आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब, कि सर ये तो खर्चा मैं करूंगा ही चाहे मेरी इनकम 0। मान लीजिए मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 200। इस 3 इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरा अभी का मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। लगाओ इस भाई, अगर मैं 2000 रुपए कमाता हूं तो 2000 में से मतलब मेरी इनकम 0 से 2000 गई है। हमेशा ये मान के चलें कि 0 से स्टार्ट हुए हम, और 0 से हम लोग 2000 की इनकम पर गए, तो 2000 इनकम इंक्रीज हो गई हमारी
तो डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसका परसेंटेज क्या है, 75%। तो मतलब 2000 की इनकम इंक्रीज होने पर मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, ये तय है। और कितना परसेंट होगा, 75% होगा। 75% कितना हुआ 2000 का, 1500। मतलब सर 1500 का खर्चा तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि मेरी इनकम भी क्या हो गई, बढ़ गई 2000। यहां तक ये बात क्लियर है। इसका रिलेशन इसके साथ ही है। तो सर एक बात तो तय है कि चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 1500 है। डेल्टा सी का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ये तो आपने 11 में पढ़ा होगा। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन मेरा जो है वो 1500 है। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई, 2000। यहां तक की बात ठीक है। प्लस 200 रुपए तो मैं तब भी खर्च करता हूं सर जब मेरी इनकम क्या थी। तो मेरा टोटल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना बैठा, कितना हो गया। अब आपको ये लगेगा कि सर 1700 कैसे, अरे 200 तो मैं तब भी कर रहा था ना जब मेरी इनकम जीरो थी। उस समय शायद मैं एक रोटी खा रहा था, बिना पंखे के जी रहा था, और जो है फर्श पे सो रहा था, किराए के मकान में भी नहीं रह रहा था, बाहर सड़क पे घूम रहा था, मान लो। लेकिन तब भी कुछ खर्चे ऐसे थे जो मुझे करने पड़ रहे थे, और आज भी करने पड़ेंगे, और आगे भी करेंगे, चाहे मेरी इनकम हो चाहे ना हो। 1500 तो खर्चा सर इसलिए किया क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है। अब जब मैंने आपके सामने ये सी निकाला, एक बार बता दूं, बी, एमपीसी का साइन होता है बी। क्या साइन होता है, बी। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बनाता हूं, क्या उस फॉर्मूले से आप एग्री हैं, देखिएगा। ये 1500 कैसे कैलकुलेट किया था आपने, 2000 को मल्टीप्लाई किया आपने 75% से, मतलब 0.75। तो मैं इसके बेस पर एक फॉर्मूला बनाता हूं सी का। सी इज इक्वल टू सी बार, एग्री, सी बार इज व्हाट, मिनिमम कंजम्पशन, बी वाई, बी इज व्हाट, वाई इज व्हाट, सी बार 200, बी 0.75, बी वाई मतलब मल्टीप्लाई करना है, वाई कितना, क्या मेरा आंसर 1700 आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला, वरना टीचर आपको ये याद करा देगा, स्कूल में पढ़ के देख लेना, ये रटवाएगा, सी इज इक्वल टू ये होता है, रट लो, नहीं रटना। समझ गए हम लोग फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक क्या है। ये बी वाई तो सिर्फ क्या बता रहा है, बी वाई सिर्फ क्या बताएगा, चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है। और उसमें अगर सी बार और जोड़ दो तो आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। यही क्वेश्चन देने के बाद, क्योंकि बच्चे ने फॉर्मूला सेट कर लिया, रट लिया, सी इज इक्वल टू बी बार, सी बार प्लस बी वाई, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं। क्वेश्चन ने ये देने के बाद पता क्या पूछा, कैलकुलेट चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो क्या पूछ रहा है आपसे, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हुआ चेंज पूछ रहा है। बताओ आंसर क्या होगा, बी वाई। दिस इज व्हाट, वो बी वाई पूछ रहा है, बी इज एमपीसी, वाई इज योर इनकम। तो आंसर कितना हो गया। और अगर वो सी पूछता है तो फिर उसमें सी बार भी क्या हो जाएगा, एवरेज। समझ गए क्या मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस 2000 को 8000 कर दूं तो आंसर निकाल के बताओ। निकाल दो बाकी।
यही क्वेश्चन है, वाया का फिगर मैंने चेंज कर दिया है। नहीं पता कितना? 6200, 6200, 6200 से एग्री है क्या सब लोग? भाई अगर मेरी इनकम 8000 हुई तो इसका 75% तो खर्च करना तय है। करूंगा करूंगा मैं, मेरा एमपीसी 75% है। अब एमपीसी का मतलब क्लियर हो गया? योर पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग इन सिंपल वर्ड्स। बाकी बुक में तो लिखा हुआ प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंडेड बाय कंज्यूमर, बकवास, ठीक है। खर्च करने की आदत मेरा एमपीसी है। तो 8000 का 75% होता है भैया, ये तो मैं इसलिए खर्च कर रहा हूं क्योंकि जेब में पैसा है, इनकम हुई है। 200 में तब भी खर्च करूंगा जब मेरे पास इनकम ना हो, तो मेरा कुल खर्चा कितना होगा? ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको इस चैप्टर का बताया, बाकी और बात करेंगे हम कल। आज को लेते हैं इतना ही।